टाइम्स ड्राइव शो में आज मोस्ट अवेटेड कंपैरिजन महिंद्रा XUV 700 वर्सेस Hyundai Alcazar। कौन सी 7 सीटर SUV है आपके लिए फिट? ESD ने की है इंडियन मोटरसाइकिल मार्केट में वापसी, वो भी एक नहीं बल्कि 3 मोटरसाइकिल्स के साथ। बताएंगे इनके बारे में। और साल 2022 में किन पहलुओं के ऊपर नजर रहेगी कार कंपनियों और डीलरशिप्स की, क्या है उनकी चिंताएं और उनकी उम्मीदें। एक खास इंटरव्यू फाडा प्रेसिडेंट के साथ। साल 2021 एक तरीके से 7 सीटर एसयूवीज का साल रहा था, लेकिन कुछ एक सवाल 2022 में भी बरकरार हैं, जिसमें से एक सवाल का जवाब देने के लिए हम इस वीडियो में आपके सामने हाजिर हैं। ऑब्वियसली आप सवाल समझ गए होंगे, Hyundai Alcazar वर्सेस महिंद्रा XUV 700। इन दोनों के बीच में परफॉर्मेंस के हिसाब से, स्पेस के हिसाब से, फीचर्स के हिसाब से, यूटिलिटी के हिसाब से कौन सी बेहतर है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। एसयूवी जो 7 सीट्स का भी ऑप्शन दे रही हो। मैं हूं क्रांति संभव, आप सभी का स्वागत है टाइम्स ड्राइव के इस कंपैरिजन में। तो शुरू करते हैं इस कहानी को। कुछ एक यूटिलिटी सेंट्रिक या यूजफुल जो फीचर्स हैं जहां पर गेम अप किया Hyundai ने। हेडरूम, नी रूम, थाई सपोर्ट के हिसाब से बहुत बेहतर मैं नहीं कहूंगा। ADAS जो है यानी ड्राइवर्स असिस्टेंट जो सिस्टम है, इसी कंसिस्टेंसी ने मुझे काफी इंप्रेस किया था। वैसे पैंडेमिक ने हम सभी के ट्रांसपोर्टेशन और जिस तरीके से हम कम्यूट कर रहे थे उसको बदला, लेकिन कस्टमर्स जो हैं वो लंबी दूरी पर फैमिली के साथ जाना चाह रहे थे और इस वजह से 7 सीटर एसयूवीज की तरफ लोगों की निगाह गई। कंपनीज ने भी रेसिप्रोकेट किया अपने प्रोडक्ट्स के साथ। हमने देखा कि क्रेटा का एक बड़ा वर्जन अल्काजार के तौर पर आई कंपनी से 7 सीटर एसयूवीज के कैटेगरी में डाल रही है। वहीं XUV 500 XUV 700 के तौर पर आती हुई नजर आई। यहाँ इस वीडियो में हम कुछ एक बहुत ही क्रिस्प पॉइंट्स के ऊपर दोनों कंपेयर करेंगे, क्योंकि दोनों का रिव्यू आपने अलग अलग देख लिया है। इसके बारे में मोर और लेस आपको सब कुछ पता है। हम क्या सोच रहे हैं इन दोनों में से कौन सी बेहतर हो सकती है वो इस वीडियो में हम बताएंगे। लेकिन इसे शुरू करने से पहले 2 पॉइंट जरूर मैं मेंशन करना चाहूंगा। एक तो ये कि अल्काजार जो है प्राइस के मामले में आपको कम मिलेगी XUV 700 से, लेकिन XUV 700 के साथ एक और पॉइंट है कि वेटिंग पीरियड काफी ज्यादा है। तो इन दोनों कैवियट्स के साथ इस स्टोरी को शुरू करता हूं और कंपेयर करूंगा इन्हें बहुत ही क्रिस्प पॉइंट पर। लुक्स, फीचर्स, कंफर्ट, थर्ड रो स्पेस और कंफर्ट, डिमेंशंस और ऑब्वियसली परफॉर्मेंस। तो सबसे पहले लुक्स की बात करते हैं। लुक्स के डिपार्टमेंट में LED ने दोनों के लिए ही एक काम किया है, अलग आइडेंटिटी देने का काम। और XUV 700 के LED DRL की हम बात करें या फिर हम इस अल्काजार की बात करें, एक अलग पहचान ये जरूर दे रही है डिजाइन और ये पैटर्न। आप दूर से ही समझ जाएंगे कौन सी गाड़ी आ रही है। ओवरऑल दोनों ही स्मार्ट, दोनों ही खूबसूरत आपको लेंगे, लेकिन XUV 700 ज्यादा स्पोर्टी, ज्यादा टिपिकल SUV वाली फील देता है, स्पेशली एक ऊंचे फील के साथ। तो लुक का ही दूसरा हिस्सा डिमेंशन में भी आपको नजर आएगा। जहां एसयूवीज अगर हो तो फिर रोड प्रेजेंस होना चाहिए, भारी भरकम वो दिखनी चाहिए, ऊंची बड़ी दिखनी चाहिए। हल्का सा 20 मामला लग रहा है आपको XUV 700 का। लेकिन एक नजर डालते हैं ग्राफिक्स में इन दोनों के डिमेंशंस के ऊपर। अब बात करते हैं फीचर्स की, जहां पर Hyundai ने शुरू से ही बहुत सारे फीचर्स के साथ न सिर्फ गेम को अप किया बल्कि बाकी मैन्युफैक्चरर्स को भी पुश किया कि वो इस तरह के फीचर्स अपनी गाड़ियों में लाएं। और कुछ एक फीचर्स तो सामने जो आपको दिखाई देते हैं वो काफ़ी काम के, काफ़ी अच्छे हैं। चाहे वो स्क्रीन का साइज़ हो, जैसे इसमें पैडल शिफ्टर्स आपको मिल रहा है, पावर्ड सीट इसमें मिल रहा है देखने को, और इसके अलावा कनेक्टिविटी फीचर्स, वॉइस कमांड्स, ये सभी काफ़ी काम के और कंसिस्टेंटली काम करने वाले फीचर्स हैं जो मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगते हैं। कुछ एक यूटिलिटी सेंट्रिक या यूजफुल जो फीचर्स हैं जहां पर गेम अप किया Hyundai ने, जिसमें से एक मुझे एयर प्यूरिफायर लगता है। जिस तरह से हम माहौल देखते हैं, खासकर दिल्ली में, एयर प्यूरिफायर काफी काम की चीज आपको नजर आएगी। तो ये फीचर्स के मामले में ये लिस्ट काफी अच्छी है और अल्काजार भी आपको उस हिसाब से सैटिस्फाई करती नजर आई है। Now the first row seat of XUV 700, और यहाँ पर जो फीचर्स की लिस्ट है उसके बारे में मैं बात करूँ, ओवरऑल काफ़ी मॉडर्न आपको ये कार देखने को मिलेगी। स्पेशली जो ये स्क्रीन है, जो लंबा स्क्रीन, बड़ा स्क्रीन, वो आपको काफ़ी हाई एंड कार्स में देखने को मिलता है। एक और फीचर जो हाई एंड कार्स में आपको देखने को मिलेगी, जो लेआउट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, वो है जो
पावर्ड सीट है उसके बटन्स आमतौर पर आपने मग में इस तरह के पैटर्न देखे होंगे। इसके अलावा ओवरऑल जो फील है वो रिफाइंड है, स्पोर्टी है। जो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं वो भी आपको अच्छे यूजफुल और फंक्शनल जो यूज के हिसाब से देखने को मिल रहे हैं और लोडेड है उस हिसाब से। मैं कहूँ जो भी, चाहे वायरलेस चार्जिंग की बात हो, सी टाइप चार्जर्स की बात हो, वहाँ पर फ़ोन रखने के लिए एक एक्स्ट्रा जगह हो, या फिर इंफोटेनमेंट को कंट्रोल करने के लिए अलग से यहाँ स्विच हो, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक हो, ऑटो होल्ड हो, तो ये मोरलेस जो लिस्ट है वो पूरी इसमें आपको देखने को मिलेगी XUV700 में। वहीं एक फीचर ऐसा है जो यूएसपी मैं इसे कह सकता हूँ, उसे टेस्ट किया था और मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगी। ADAS जो है यानी ड्राइवर्स असिस्टेंट जो सिस्टम है वो आपको, चाहे वो क्रूज कंट्रोल हो, अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल हो, इमरजेंसी ब्रेकिंग हो, कोलिजन अलर्ट हो, लेन असिस्ट हो, ये सारा ही फीचर जो है काफ़ी कंसिस्टेंटली काम करता है। और एक इंडियन कंपनी के हिसाब से ये जो भी फीचर्स हैं, इसी कंसिस्टेंसी ने मुझे काफ़ी इंप्रेस किया था। वो चीज़ जो है इसकी खूबी ज़रूर है। हालांकि एक पॉइंट ज़रूर है कि टॉप एंड जो XUV700 है उसमें ये फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं ADAS वाले। Now the second row of Alcazar, जहां पर कुछ एक फीचर्स के बारे में मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा, जिसमें एक तो ट्रे है जिसके ऊपर आप अपने लैपटॉप को रख के काम कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो 6 सीटर वर्जन है उसमें जो बीच का कंसोल है वो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगता है। ना सिर्फ पिछली सीट पर एंट्री के लिए ये जगह आपको आसान बनाता है, बल्कि यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जर भी मिलता है, कप होल्डर भी मिल रहा है और यहाँ सामान रखने की अलग से जगह भी है। और प्लस एक और चीज जो बहुत बड़ी और खास है इस Alcazar में, वो आपको ये सनरूफ मिलेगा। जो साइज है वो आपको काफी ग्रैंड देखने को मिल रहा है, जो सेकंड रो के ड्राइव को काफी मजेदार बनाता है। तो उस हिसाब से फीचर रिच, यूटिलिटी सेंट्रिक एंड प्रीटी कूल सेकंड रो। Now the second row of XUV700, यहाँ पर नी रूम के हिसाब से मुझे जगह लग रही है। जो हाइट है सीट की वो भी आपको ज़्यादा प्रोमिनेंट फील कराता है या बेहतर विजन आपको देता है, लेकिन हेडरूम के हिसाब से मुझे ये जगह थोड़ी सी कम लग रही है। यहाँ पर आपके पास लीवर है जिससे आप अगली सीट को आगे पीछे कर सकते हैं, जगह आप बना सकते हैं। एक आपको सी टाइप चार्जिंग पॉइंट मिल रहा है, AC वेंट आपको मिल रहे हैं और ओवरऑल जो फिनिश है वो अच्छा है, लेकिन हेडरूम के हिसाब से मुझे लगता है कि Alcazar मुझे ज़्यादा जगह दे रही थी। ओके गाइस, थर्ड रो Alcazar का एंट्री कैसी है सबसे पहले आपको ये दिखाएं। आराम से इसे आप टम्बल कर सकते हो आगे पीछे। एंट्री मुझे काफ़ी आसान लग रही है। स्पेस देखते हैं। स्पेस यहाँ पर मेरे साइज के लिए आपको कम मिलेगी, याद दिलाने की जरूरत नहीं। I'm 6'3", यानी छोटे बच्चे या एवरेज से छोटे हाइट के लोगों के लिए, छोटे सफर के लिए आपको जगह जो है वो काफ़ी नज़र आएगी। फीचर्स के या सुविधा के हिसाब से एक बॉटल होल्डर आपको मिलेगा, फ़ोन रखने की जगह सेम इस साइड भी, USB का एक पॉइंट मिलेगा और एक वेंट मिलेगा इस साइड भी, लेकिन यहाँ पर ब्लोअर के स्पीड को कंट्रोल करने के लिए स्विच भी आपको पिछली रो में दिया गया है। दैट इज़ यूजफुल एंड फंक्शनल। तो ये कहानी है Alcazar के थर्ड रो की। थर्ड रो की बात करें, यहाँ पर XUV700 में सीट आसानी से टम्बल डाउन हो गया है। यहाँ अब मैं बैठता हूँ। एंट्री इज ओके। 6'3" की मेरी हाइट है, वो आप भूलिएगा मत। स्पेस फिर से छोटे बच्चों के लिए, एवरेज हाइट से कम जो हाइट है जिनकी, उनके लिए छोटे सफ़र के लिए ये काम की जगह मुझे देखने को मिल रही है। कप होल्डर है, AC वेंट है, USB का पॉइंट नहीं है, 12 वोल्ट का पॉइंट यहाँ पर एक देखने को मिल रहा है, प्लस AC वेंट को कंट्रोल करने के लिए या ब्लोअर को कंट्रोल करने के लिए एक स्विच आपको देखने को मिल रही है। तो हेडरूम, नी रूम, थाई सपोर्ट के हिसाब से बहुत बेहतर मैं नहीं कहूँगा। सो काफ़ी कंपेरेबल है अगर मैं Alcazar और XUV700 के थर्ड रो की बात करूँ तो। वैसे 7 सीटर SUVs में तीनों रोज जब अप होते हैं तो पीछे सामान के लिए जगह नहीं रहती है, लेकिन अगर कंपैरिजन करने के लिए हम करें तो यहाँ पर हमने जैसे अपने गिम्बल का बॉक्स रखा है, इसे रखा, फिर भी दरवाज़ा जो है हैच बंद हो गया Alcazar में। और XUV700 में उसी जगह पर मैं इस गिम्बल के बॉक्स को रखता हूँ एंड द लॉक इज कवर्ड। तो आप समझ सकते हैं हाइट के हिसाब से जो जगह आपको बने, लेकिन यहाँ पर जो विड्थ है वो आपको उतनी नहीं मिलेगी जितनी Alcazar में मिल रही है। तो इसको मैं सीधा करता हूँ, फिर ये बंद हो गया।
ड्राइव परफॉर्मेंस के हिसाब से XUV 700 और Hyundai Alcazar को कंपेयर करने से पहले इनके इंजन स्पेसिफिकेशंस की हम बात कर लेते हैं, जहां 2 लीटर पेट्रोल इंजन एक नया एलिमेंट था Alcazar में क्रेटा के मुकाबले। यहां पर 1.5 लीटर डीजल इंजन का भी विकल्प है Alcazar में। XUV 700 की बात करें तो उसमें 2.2 लीटर डीजल और 2 लीटर पेट्रोल इंजन आपको देखने को मिलता है। दोनों ही गाड़ियों में आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का विकल्प भी देखने को मिलेगा। पावर डिलीवरी, हैंडलिंग, ट्रांसमिशन के हिसाब से दोनों ही रिफाइंड, स्मूथ और ड्राइवर फ्रेंडली व्हीकल्स मिलती हैं और दोनों ही के डीजल वर्जन्स कैबिन में थोड़े ज्यादा शोर मचाते महसूस होंगे। लेकिन ये तो सिमिलैरिटीज है, इन दोनों में फर्क क्या है? Alcazar एक हल्की और चुस्त 7 सीटर सवारी महसूस होती है। स्टीयरिंग रिस्पॉन्स आपको सटीक मिलेगा, ब्रेकिंग अच्छा है, सस्पेंशन का सेटअप कंफर्टेबल साइड पर आपको ज्यादा महसूस होगा, जो दूसरे रो के पैसेंजर के लिए अच्छी खबर रहती है। वहीं XUV 700 कुछ ज्यादा ग्रंटी फील होती है, थोड़ी ज्यादा ताकतवर महसूस होती है। एक टिपिकल SUV की तरह आप थोड़ा सा ऊंचा बैठे हुए महसूस करते हैं और जो पावर के आंकड़े हैं वो तो आपको इंजन स्पेसिफिकेशंस में नजर आ ही जाते हैं। वहीं डीजल इंजन के साथ एक ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन भी आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन ओवरऑल पैकेज की बात करें तो XUV 700 का पेट्रोल ऑटोमेटिक बहुत ही तेज तर्रार ऑप्शन देखने को मिलता है। अब सवाल यह है कि बिंदु कहां विश्राम करती है? तो बिंदु विश्राम करती है कि आप किस एंगल से इन दोनों गाड़ियों को देख रहे हैं। क्या आपको 7 सीटर चाहिए जो SUV की तरह बिहेव करे, या फिर SUV चाहिए जो 7 सीटर के काम भी आए? यहाँ पर जवाब 2 हो सकते हैं। एक तो छोटा जवाब ये कि अगर आप इंतजार नहीं कर सकते हैं क्योंकि XUV 700 में वेटिंग पीरियड बहुत ज्यादा है, तो जाइए और Alcazar खरीद लीजिए, और नहीं तो फिर आप चुनिए उस गाड़ी को जो आपकी जरूरत के हिसाब से बेहतर फिट होती है। कहने का मतलब ये कि अगर आपको एक 7 सीटर गाड़ी चाहिए जो स्पेशियस हो, कंफर्टेबल हो और स्पोर्टी भी हो, हाईवेज और खराब सड़कों के लिए भी, तो Alcazar की तरफ आप जा सकते हैं। वहीं अगर आप एक टिपिकल SUV खरीदना चाहते हैं जिसमें आपके पास 7 सीटों का ऑप्शन भी हो, तो फिर आप XUV 700 की तरफ जा सकते हैं। नमस्कार, मेरे प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव के इस वीडियो में, जिसमें हम आपसे बात करने वाले हैं 2022 के पहले सबसे बड़े लॉन्च के बारे में, जहां पर इंडियन मार्केट में YESD ब्रांड की वापसी हो गई है। उन्होंने अपनी एक नहीं बल्कि 3 नई मोटरसाइकिलें साथ ही साथ लॉन्च कर दी हैं, जिसमें से पहली है रोडस्टर, दूसरी है स्क्रैम्बलर और तीसरी है एडवेंचर। अब इन तीनों बाइक में 1 बाय 1 करके क्या क्या अंतर हमें देखने को मिलते हैं वो आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं सस्पेंशन सेटअप, ब्रेकिंग और टायर कॉम्बिनेशन के हिसाब से क्या अंतर इन तीनों मोटरसाइकिलों में है, वो एक बार देखते हैं। लुक्स की बात करें तो तीनों बाइकों को अगर सामने सामने रखें तो सबसे छोटा आपको जो हेडलैम्प है वो आपको रोडस्टर में दिखाई देगा, देन स्क्रैम्बलर में भी आपको अलग तरह का हेडलैम्प दिखाई देगा, देन एडवेंचर में भी आपको अलग तरह का हेडलैम्प स्ट्रक्चर फ्रंट लुक में देखने को मिलेगा। तीनों के टायर प्रोपोर्शन भी अलग हैं, साइज अलग हैं, तीनों बाइक्स अलग अलग कैटेगरी के राइडर्स के हिसाब से डिज़ाइन करी गई हैं, तो वो चेंजेस आपको तीनों बाइक्स में देखने को मिलेंगे। फिर इसके अलावा टैंक का जो डिज़ाइन है वो भी आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा तीनों बाइक्स में, और जो सीट का डिज़ाइन है वो भी अलग है। रोडस्टर बाइक में आपको कंफर्ट के हिसाब से थोड़ा सीट आपको देखने को मिलेगी, देन स्क्रैम्बलर में थोड़ा ऑफ रोडिंग एंड थोड़ा ऑन रोड के हिसाब से आपको सीट देखने को मिलेगी, देन एडवेंचर में आपको कंप्लीटली टूरिंग के हिसाब से सीट का डिज़ाइन देखने को मिलेगा। और वही सेम चीज़ आपको तीनों बाइक के साइड प्रोफाइल में देखने को मिलेगी। रोडस्टर का जो प्रोफाइल है वो थोड़ा आपको बीच का लगेगा कंपेयर टू ऑल 3 बाइक्स। स्क्रैम्बलर जो है वो आपको मिनिमलिस्टिक फील के साथ देखने को मिलेगी, चाहे वो फ्रंट लुक की बात हो, साइड प्रोफाइल की बात हो या फिर रियर प्रोफाइल की बात हो। फिर YESD एडवेंचर की बात करें तो उसका प्रोफाइल आपको सबसे भारी भरकम देखने को मिलेगा क्योंकि वो टूरिंग के हिसाब से डिज़ाइन करी गई है। अब अच्छा दिखने के साथ साथ अच्छे फीचर्स होना भी एक अच्छे प्रोडक्ट की निशानी होती है। तो क्या फीचर्स हमें इन तीनों नई YESD की मोटरसाइकिलों में देखने को मिलते हैं और डायमेंशन के हिसाब से
तीनों में क्या अंतर हैं वो भी जान लेते हैं। अब एक सिमिलैरिटी जो इन तीनों मोटरसाइकिलों में है वो है इनके इंजन को लेकर। टू बी प्रिसाइज 334 सीसी का इंजन इसमें दिया गया है, लेकिन इंजन सेम होने के बावजूद भी तीनों बाइक अलग अलग तरह के कस्टमर्स के लिए तैयार करी गई हैं, तो पावर और टॉर्क फिगर्स तीनों के अलग हैं। क्या है वो भी आपको बताते हैं और क्या कीमतें YESD ने अपनी इन तीनों बाइकों की रखी है वो भी जान लेते हैं। बट ओवरऑल बात करूं डिज़ाइन को लेकर तो मुझे लगता है डिज़ाइन के हिसाब से तीनों बाइक डिस्टिंक्ट लग रही हैं। थोड़ी बहुत झलक आपको रूडस्टर में शायद मीटियोर वाली आए एंड आपको एडवेंचर में शायद हिमालयन वाली थोड़ी बहुत झलक आए, बट ये तीनों बाइक अभी फ़िलहाल देखने में काफ़ी अच्छी ज़रूर लग रही हैं। अब हमें उम्मीद है कि जल्द फिज़िकली हम इन बाइक को देखेंगे, चलाएंगे और कैसा एक्सपीरियंस हमारा इनके साथ होने वाला है वो भी हम आपसे जल्द शेयर करेंगे। टाइम्स आई शो के अगले हिस्से में बात करेंगे फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट वेंकेश गुलाटी से और जानने की कोशिश करेंगे कि कार्स और मोटरसाइकिल्स के डीलरशिप किन सवालों से जूझने वाले हैं साल 2022 में। Thank you so much for taking out time for us, sir. तो 2022 को लेकर अगर हम जानना चाहें कि फिर से हम कुछ एक वैसा सिनेरियो देख रहे हैं जहां हो सकता है कि कुछ रेस्ट्रिक्शन लगे बिकॉज ऑफ ओमिक्रॉन। 2022 को लेकर आप किस तरह की तस्वीर देख रहे हैं इंडियन ऑटो इंडस्ट्री की? 2022 के बारे में मतलब एक ऐसी स्थिति है कि बोल पाना बड़ा मुश्किल है आज की डेट में। हम ऐसी सिचुएशन में पे हैं कि हर दिन अपने केसेस बढ़ रहे हैं, चाहे ओमिक्रॉन की हो चाहे टोटल कोविड की बात करें, डेल्टा वेरिएंट जो भी है। लेकिन जिस तरीके से चल रहा है ये और एक हफ्ते के अंदर इसका इफेक्ट दिखेगा कि नंबर्स घटेंगे, फिर रिटेल पे भी इफेक्ट शायद और 1-10 दिन के अंदर आने की उम्मीद है। अगर ऐसी ही जैसे IIT ने अभी कहा भी है कुछ फर्स्ट वीक में केसेस बढ़ेंगे, लेकिन अगर ये माइल्ड रहा और बहुत ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुए तो मुझे उम्मीद है कि 2022-2021 से तो बेहतर ही होना चाहिए। लेकिन पॉइंट वही है कि अगर दोबारा से हम लॉकडाउन में गए, दोबारा से ही 100% रिस्ट्रिक्शंस आए तो मुश्किल होगी। अगर जनरल कोविड हो के 4 दिन में लोग घर पे ठीक हो जाएंगे, थोड़े रिस्ट्रिक्शंस, थोड़े अपने प्रोहिबिशन से काम अपना कर लेंगे तो बहुत मार्केट पे इफेक्ट नहीं आना चाहिए। इसमें एक जो एस्पेक्ट आपने जिसका जिक्र किया फिजिटल के ऊपर वापस कस्टमर्स जा रहे हैं, इस बीच में जो बाकी मेन स्ट्रीम या ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरर्स की हम अगर बात करें बहुत सारे फिजिटल मोड में गए हैं, लेकिन इस बीच में कुछ एक नए एंट्रीज भी हमने देखे हैं जैसे ओला, जहाँ पर उनका मॉडल बिल्कुल अलग था। उनके परफॉर्मेंस या उनकी स्ट्रैटेजी को लेकर आपकी क्या राय? देखिए जो डायरेक्ट टू कस्टमर वाला कॉन्सेप्ट है ये एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है, ये ऑटो रिटेल का डिसरप्शन है। लेकिन किसी भी चीज को ऐसे करने के लिए आपको एक बेस अपना सॉलिड बनाना पड़ता है, क्योंकि अगर ये इतना आसान होता तो इतने वर्षों से डीलर्स और इंटरमीडियरी की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप एक मोबाइल फोन ले लीजिए, उसके भी आज सर्विस सेंटर मिलेंगे आपको, रिटेल काउंटर्स मिलेंगे, जबकि वो तो डायरेक्ट टू कस्टमर बहुत ईजी है उनके लिए। एक तो हम इंडिया में रह रहे हैं जहाँ पे डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, जहाँ पे लिटरेसी लेवल 200 किलोमीटर के अंदर इतना मेजर डिफरेंस है कि आप दोनों को एक तरीके से आप चीज बेच नहीं सकते, चीज सर्विस नहीं कर सकते। कम से कम हर शहर में एक आपका टच पॉइंट होना चाहिए। और ओला ने जो डिसीजन लिया है ये उनको अपनी थिंकिंग पे लाना पड़ेगा, लेकिन जिस तरीके के कस्टमर्स के कंप्लेंट्स हम तक पहुंच रहे हैं या हम लोग की ट्वीट्स पे जो आंसर्स आ रहे हैं या जो हेल्प हमसे मांग रहे हैं, उससे लगता है कि शायद वो स्थिति अभी अच्छी नहीं हुई है।
वो अभी तक उन्होंने अपना एक प्रोसेस ठीक से ओरिएंट नहीं किया है। मे बी, मैं नहीं कहता 6 महीने में एक बार स्टैब्लिश हो जाए तो शायद कुछ ठीक हो जाए, बट मुझे डाउट है अगर आप इतनी हाई नंबर में कोई गाड़ी बेचना चाहे, और वो भी 2 व्हीलर सेगमेंट की गाड़ी, जो मे बी हर डिस्ट्रिक्ट किसी रूरल विलेज में एक ही गाड़ी हो, तो कैसे उसको आप सर्विस करेंगे ऑनलाइन बैठ के? आज की डेट में आप एक फ्लाइट टिकट कैंसिल कराने के लिए अगर आप टेलीफोन कॉल कर लीजिए तो मेरे ख्याल से 10 मिनट तो कम से कम लग जाते हैं। और हम सोच रहे हैं कि हम गाड़ी खरीद बेचें और वो रोड पे फंसा और फिर वो आरएसए की कॉल करे या टेक्नीशियन की कॉल करे और वो कॉल में ही 1 दबाए, 2 दबाए, 3 दबाए में फंसा रह जाए। तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज पॉसिबल है। मेरे ख्याल से मिक्स एंड मैच, जैसे हम आज डिजिटल की बात करते हैं, फिजिकल भी और डिजिटल भी, वैसे कुछ करें तो शायद धीरे धीरे इंडियन कस्टमर्स इंप्रूव करेंगे एंड मे बी एक टाइम आएगा कि जब हम उस पर पूरा जा पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला, और हैप्पी न्यू ईयर आपको। थैंक यू गांधी, थैंक यू वेरी मच, एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू, टाइम्स ड्राइव एंड योर फैमिली टू। थैंक यू सो मच। थैंक्स।